Hello students, now study and discuss the metals and non-metals reactions. जनरली एक मेटल दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, या फिर एक मेटल और दूसरे नॉन मेटल के साथ कैसे बॉन्डिंग करते हैं, इसके लिए हम आज स्टडी में से इसके लिए सहारा जो लेंगे, हम लेंगे इनर्ट या नोबेल गैस फैमिली को, जिसमें हमने एक चीज बोला था कि मेटल जो होगा उनके आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 होगा, जबकि नॉन मेटल मेंबर जो होगा वह जनरली आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7 होगा। यदि हमें नोबेल गैस के मेंबर के पास जाते हैं या इनर्ट गैस मेंबर के पास, तो नोबेल गैस फैमिली मेंबर है हे, ने, अगर, कर, करो, जीरो, रन। यानी हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेनॉन। हमने बोला है कि सारे के सारे डायटोमिक्स है, मोनोएटॉमिक्स है। इसका मतलब इसमें किसी प्रकार का बॉन्डिंग नहीं होती, जबकि ये लोग के पास में किसी न किसी प्रकार का बॉन्डिंग होती है, यानी दोनों के बीच में किसी के सहारे जरूरत पड़ती है। इसके पीछे रीजन है कि यदि कॉन्फ़िगरेशन पर विचार करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगा। नियोन के हम मेजरमेंट एटॉमिक नंबर 10, इनके यहाँ के ऑर्बिट में 2, एल ऑर्बिट में 8, आर्गन 18 पर चला जाए तो 2, 8, एम ऑर्बिट के यहां चला जाए तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा। क्रिप्टन 36 पर मेजर किया जाए तो 2, 8, 18, 8, इसी प्रकार जिनोन 54, रेडॉन 86 मेजर किया जाए तो मेरे पास होगा 2, 8, 18, 32, 18 और क्या 8। यानी नोबेल फैमिली मेंबर में हीलियम एक ऐसा मेंबर है जिनके आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ओनली 2 और अदर सभी के आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वह 8। ये स्टेबल ऑर्बिट माने जाते हैं, यानी आउटर ऑर्बिट यानी वैलेंस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन रेट दिया हुआ है तो स्टेबल ऑर्बिट, जिसके कारण वो किसी प्रकार का बॉन्डिंग नहीं करती है, किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन इनके पास चला जाए मेटल के पास, मेटल का ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, वैलेंस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन चाहे तो 1, चाहे तो 2 या 3, जबकि नॉन मेटल का ऑर्बिट का वैलेंस ऑर्बिट का 4, 5, 6, 7, 8, यानी ये भी अपने ऑर्बिट में स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, ये भी अपने स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। जैसे अभी एग्जांपल चला जाए तो लिथियम का मेजरमेंट किया जाए तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में 2 और क्या 1, इसका मतलब इसका नियरेस्ट हीलियम, यानी हीलियम की जैसे कॉन्फ़िगरेशन होने के लिए इसमें चाहे तो 2 होना, इसको चाहे तो 8 करना होगा, लेकिन इनके पास हीलियम है नहीं, इनके नजदीक जो है वो हीलियम, यानी इनकी कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करना होगा, इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करना होगा, और यदि लॉस कर देते हैं तो स्टेबल ऑर्बिट करना है। यदि इसी प्रकार सोडियम का देखा जाए तो एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन में 2, 8, 1, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी होने के लिए इसके नियरेस्ट नियोन, इसका मतलब आउटर ऑर्बिट में 8 होने के लिए इनको 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना होगा। इसी प्रकार चला गया। हम मैग्नीशियम की ओर चलते हैं
एटॉमिक नंबर 12, तो 282, इसका मतलब ये इसका नियरेस्ट न्यून है, और इसके स्ट्रक्चर लेने के लिए या स्टेबिलिटी लेने के लिए इनके आउटर ऑर्बिट का 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना पड़ेगा। यदि इसी प्रकार हम पोटेशियम की चलते हैं तो एटॉमिक नंबर 19, यानी ये 18 का नियरेस्ट होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2881, इसका मतलब इसको यहां पहुंचने के लिए इस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को छोड़ना होगा। लेकिन इसी तरह नॉन मेटल की ओर चलते हैं तो हमें चलते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इनका कॉन्फ़िगरेशन 2 और क्या 6, इसका मतलब इसके नियरेस्ट न्यून है, और न्यून है तो आउटर ऑर्बिट में स्टेबिलिटी पर 8 काउंट करते हैं, यानी जिस एटम का वैलेंस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और स्टेबल ऑर्बिट होते हैं, इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यह स्टेबल ऑर्बिट नहीं है, और यह स्टेबल ऑर्बिट होने के लिए इनको यहां 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऐसी स्थिति में दूसरे के पास हम चलते हैं फ्लोरीन के पास, इसकी एटॉमिक नंबर 9 कॉन्फ़िगरेशन में मेरे पास आएगा 2 और 7। आज यदि 2 और 7 है तो इनका नियरेस्ट ये है, इनके कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए इनके 8 होना चाहिए, इसका मतलब इनका स्टेबल ऑर्बिट नहीं है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाती है तो स्टेबल ऑर्बिट हो जाएगा। इसी प्रकार सल्फर मेजर करते हैं 16 का, इसका मतलब 18 नियरेस्ट होगा, और इसका मेजरमेंट जब करें कॉन्फ़िगरेशन पर तो 286 होगा, इसका मतलब स्टेबल होने के लिए इसको 8 चाहिए, तो 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा है। इसी प्रकार यदि हम क्लोरीन की ओर चलते हैं 17 की, तो 2, 8 और 7, इसका भी नेक्स्ट आर्गन है, और इसकी स्टेबिलिटी के लिए क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, इसलिए वह 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। और इसीलिए तो हमने बोला है कि नॉन मेटल का टेंडेंसी जो होती है वह इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है, नॉन मेटल का टेंडेंसी जो होती है वह इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए होती है, जिसके कारण वह एनायन फॉर्मेट करते हैं और वह इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कहलाते हैं। जितने भी नॉन मेटल हैं उनको इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होती है और केटायन फॉर्मेट करते हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करते हैं। यानी ऐसी स्थिति में इसकी हमें स्टेबिलिटी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दें तो इनकी स्टेबिलिटी हो जाए, और ये इलेक्ट्रॉन उठ के इनके पास आ जाए तो क्लोरीन का भी स्टेबिलिटी हो जाएगा, या फ्लोरीन को दे दे तो इनकी भी स्टेबिलिटी हो सकता है और ये भी स्टेबल हो जाएगा। या फिर इसी तरह सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे तो फ्लोरीन या क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले तो इनकी भी स्टेबिलिटी 8 हो जाएगा, इनकी भी स्टेबिलिटी 8 हो जाएगा। इस प्रकार मेटल जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, और नॉन मेटल जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। और ऐसी स्थिति में हम ये भी पीछे क्लास 9th में हमने सीखा कि यदि मेरे पास एटम है तो एटम जनरली इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होती है, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होने के कारण जो है वह कारण जनरली एटम का 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, एक प्रोटॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है और तीसरा न्यूट्रॉन है। ये जनरली पॉजिटिव पार्टिकल्स है, ये नेगेटिव पार्टिकल्स है, और इन पे कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है। और जनरली यदि एटम न्यूट्रल है तो दोनों पार्टिकलों की संख्या आपस में इक्वल होती है, यानी जितना प्रोटॉन होता है उतना ही मेरे पास इलेक्ट्रॉन भी होती है, इसलिए वह इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होती है। लेकिन यदि कोई एटम अपने स्टेबिलिटी की ओर दौड़ता है तो स्टेबिलिटी करने के लिए, यानी अपने नियरेस्ट नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए वह चाहे तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन कर देता है। यदि जिस समय एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन की टेंडेंसी करने की कोशिश करता है तो उस समय आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। और आयन है क्या? यदि कोई भी एटम नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज से चार्जेबल हो गया तो जनरली वह कहलाएगा क्या? आयन। इस अभी नजर डाला जाए, इस सोडियम एटम है इसलिए कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज से चार्जेबल नहीं है, लेकिन इसी सोडियम पर
इस पे यदि एक प्लस चार्ज लगा दिया जाए तो सोडियम आयन हो जाएगा। उसी प्रकार ये ऑक्सीजन का सिंबल है और इस पर जनरली किसी प्रकार का चार्ज इलेक्ट्रिकल शो नहीं है, इसका मतलब न्यूट्रल है। लेकिन इसी के बदले यदि ऊपर 2 निगेटिव साइन ले लिया जाए तो जनरली यह आयंस फॉर्म होगा। इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया। ये यदि नियरेस्ट नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और ऑक्सीजन एटम जो है वह अपने नियरेस्ट नियोन का कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए या स्टेबिलिटी लेने के लिए वह इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। ऐसी स्थिति में मेरे यहाँ आयन 2 टाइप्स में दिखा रहे हैं, एक एनायंस होगा, दूसरी केटायन होगा। केटायन का फॉर्मेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एनायन का फॉर्मेशन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और ऐसी स्थिति में यदि आयन का फॉर्मेशन पर नजर डाला जाए तो आयन ऑफ फॉर्मेशन में यदि सोडियम पर नजर रखते हैं तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन 281 दिखा रहे हैं कहीं पे, 281 दिखा। और यदि यह अपने नियरेस्ट नियोन के यहां पहुंचने की कोशिश कर रहा है तो इस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को 8 या फिर इस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को 8 करना होगा। तो इस ऑर्बिट के में किसी एटम को इलेक्ट्रॉन लेने की इनके पास टेंडेंसी नहीं है, इनको देने की टेंडेंसी है। इसलिए करेंगे क्या, अपने ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन आउटर को डोनेट कर देगा और डोनेट करने के बाद वह जनरली स्टेबल ऑर्बिट की ओर लौट जाएगा और उस समय इनकी कॉन्फ़िगरेशन 2 और क्या 8 हो जाएगा। उसी प्रकार मेरे यहां यदि क्लोरीन पर नजर डाला जाए तो क्लोरीन के पास हम चलते हैं तो क्लोरीन के पास मुझे जो मिलेगा वह जनरली एटॉमिक नंबर 17 होगा और इनकी कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 7 होगा। यदि इनका नियरेस्ट इनर्ट गैस या नोबेल गैस के यहां चला जाए तो ये आर्गन है और यदि आर्गन है तो इसकी स्टेबिलिटी 3rd ऑर्बिट में 8 के कारण है। इनकी 3rd ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है, इनको 8 करना होगा और 8 करने के कारण अब सवाल है कि चाहे तो लॉस करके यहां नियोन के यहां पहुंच सकते हैं, लेकिन इनके पास इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी नहीं है। अब इसकी चर्चा किसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की काहे नहीं होगा, किसको टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्यों होगी, ये सारी की चर्चा या डिस्कस जब हम आगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की ओर चलेंगे तो अब वहां जनरल हम स्पष्ट रूप से डिस्कस कर देंगे कि मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी क्यों रखते हैं और कोई भी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्यों रखते हैं। तो एक टेंडेंसी तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की है तो गेन करेंगे और ऐसे स्थिति में गेन करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो जनरली वह 2, 8 और क्या 7 होगा। ऐसा है, हो क्यों रहा है, तो हमने बोला है कि यदि एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और यदि केटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो केटायन में हमने बोला है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होती है। इसका मतलब कि नंबर ऑफ एटम जो होगा वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ग्रेटर हो जाएगा और जितना ग्रेटर होगा उतना ही आयन का फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब कि अभी एटॉमिक नंबर यहां हमने 11 दिखा रहे हैं, एटॉमिक नंबर 11 दिखा रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 होगा और कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है, यानी यह न्यूट्रल एटम है। तो न्यूट्रल एटम में हम दिखा रहे हैं कि जितने ही प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या 11। लेकिन यदि आयन की ओर चला जाए तो आयन में हमने कह रहे हैं कि जनरली केटायन जब होती है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होती है वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ग्रेटर होती है और उतनी ग्रेटर होती है जिसपे जितना चार्ज होती है। इसका मतलब कि इस समय इनके एटॉमिक नंबर 11 है
तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 है। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कह रहा है कि हाँ जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, नंबर ऑफ चार्ज होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इसका मतलब उस समय इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 के 10 हो जाएगा। फिर आपको प्रश्न उठेगा कि प्रोटॉन चेंज नहीं क्यों होती, इलेक्ट्रॉन चेंज क्यों होती है। तो आपने क्लास 9 में हमने डिस्कस किया था कि एटम का शेप स्फेरिकल होती है और एटम 2 पार्ट में बटा होता है। एक पार्ट उसका न्यूक्लियस होती है और दूसरी पार्ट जनरली एम्प्टी पार्ट यानी निगेटिवली पार्ट वह ऑर्बिट एरिया होती है। और प्रोटॉन जो होती है वह किसी भी एटम का न्यूक्लियस पार्ट पर होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होती है वह जनरली उसके आउटर पार्ट में होती है। और इलेक्ट्रॉन जो होती है वह डिफरेंट ऑर्बिट में डिफरेंट नंबर के साथ सर्कुलर रोटेशन करते रहते हैं। जब सर्कुलर रोटेशन करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन जो सबसे आउटर ऑर्बिट का होती है वही इलेक्ट्रॉन उसकी केमिकल बॉन्डिंग में भाग लेता है। इसलिए इनकी संख्या में आयन फॉर्मेशन के टाइम में चेंजेबल्स हो जाती है। और हमने अभी बोला है कि यदि केटायन होगा तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और एनायन का फॉर्मेशन होगा, एनायन का फॉर्मेशन होगा तो उस समय इलेक्ट्रॉन का गेन होगा और उस समय नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वह लेस होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वह ग्रेटर होगा। लेकिन कितना ग्रेटर होगा, तो जितना उस पर चार्ज फॉर्मेट करेगा उतने ही ग्रेट करेगा। जैसे अभी देखा जाए यहाँ पर कोरिन का एटॉमिक नंबर 287 है। अपने नियरेस्ट आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन लेने की कोशिश कर रहा है, तो आर्गन के कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए ये 7 जो दिखा रहा है वह 8 होना पड़ेगा और इनकी टेंडेंसी जो होगा वह गेन करने के लिए होगा। इसलिए वह एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। और जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इस समय इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन जो दिखा रहा है वह 17 दिखा रहा है और इस समय इलेक्ट्रॉन जो दिखा रहा है वह जनरली हमारे पास 18 दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है, 18 दिखा रहा है। यानी यदि फॉर्मेट किया तो स्टेबल ऑर्बिट मिल गया। और इसी का एक मेटल्स दूसरे नॉन मेटल के साथ इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करते हैं। यानी दूसरे शब्द में कहा जाए कि कोई भी एटम अपने नियरेस्ट नोबेल गैस का स्टेबल ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन के लिए 3 स्टेप अपनाते हैं। पहला स्टेप में वह इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। हम उसको दे दिए। नंबर 2 जो काम करता है वह इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। लेकिन शेयरिंग आगे चलेगा तो मिलेंगे 2 टाइप्स में होती है। शेयरिंग एंड बॉथिंग डायरेक्शन में होती है या फिर शेयरिंग वन वे डायरेक्शन में होती है। अब उसके डिस्कस आगे चलेगा कि बॉथिंग डायरेक्शन पर तो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन वन वे डायरेक्शन पर शेयरिंग की बात हम नहीं कर पाएंगे यहाँ, इसलिए कि आगे चलने के बाद आपको मिलेगा। और ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होगा और इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होगा तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के समय जब एक एटम दूसरे एटम के नियरेस्ट आएंगे तो वहां 2 अपोजिट पोल का फॉर्मेशन होगा। जैसे भी देखिए सोडियम जिस समय इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और वह इलेक्ट्रॉन यदि क्लोरीन को एक्सेप्ट कर लेगा तो क्लोरीन क्लोराइड आयन में फॉर्मेट कर जाएगा और सोडियम जिस समय इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा वह सोडियम आयन में फॉर्मेट कर जाएगा। रिजल्ट क्या होगा, 2 वहां अपोजिट पोल बन जाएंगे और जब 2 अपोजिट पोल बन जाएगा तो इनके बीच एक फोर्स काम करना शुरू कर देगा और जो फोर्स काम करना शुरू कर देगा उस फोर्स को हम केमिकल बॉन्ड के नाम से जानेंगे। और उस समय जो फोर्स
लगेगा वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कूलम्ब भी लगेंगे। और इस प्रकार एक एटम दूसरे एटम के साथ यदि वह केमिकली बॉन्डिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के डायरेक्शन के आधार पर मेरे यहाँ बॉन्ड जो बनेंगे वह दो टाइप्स में बनेंगे। यदि वह इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं तो उस समय जो बॉन्ड बनेगा वह जनरली इलेक्ट्रोवायलेंट और आयनिक बॉन्ड फॉर्मेट होगा। लेकिन जिस समय इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होगा तो उस समय वहां जो बॉन्ड फॉर्मेट होगा वह कोवैलेंट होगा। हमने सीधे बोले कि यदि एक एटम दूसरे एटम को जिस केमिकली फोर्स से पैक करती है उस फोर्स को हम केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। और वह केमिकल बॉन्डिंग टू टाइप्स में बटा हुआ नजर आ रहा है, एक इलेक्ट्रोवायलेंट है और आयनिक है, जबकि दूसरे नंबर पर आपका होगा वह कोवैलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन तत्काल रूप में यहाँ याद रखना है कि इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड जो फॉर्मेट होगा वह इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से होगा, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेट होगा वह इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से होगा। इसका मतलब कि कोवैलेंट बॉन्ड के वर्जेंट ऑफ एटम जो होंगे वह एक मेटल होगा और दूसरा नॉन मेटल्स होगा। कोवैलेंट बॉन्ड का जो भी एटम्स होगा वह नॉन मेटल टू नॉन मेटल्स होगा। इसका मतलब कि यहाँ हमारे यहाँ जो कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड दिखा रहा है वह मेटल है और दूसरे नॉन मेटल है। इसका मतलब कि इनके केमिकल बॉन्डिंग जो होगा वह आयनिक और इलेक्ट्रोवायलेंट होगा, जबकि इनके पास हमारे पास आ रहा है अमोनिया जिसमें एक नाइट्रोजन है दूसरा हाइड्रोजन है और दोनों के दोनों नॉन मेटल है। इसका मतलब बॉन्डिंग नेचर क्या होगा, कोवैलेंट होगा। इसलिए अब हम लोग जो थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग का डिफाइन करेंगे। किसका डिफाइन करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग जिसमें हमने सीधा बता रहे हैं कि यदि कोई मॉलिक्यूल्स है और उस मॉलिक्यूल्स के एटम जो होंगे जिस फोर्स से वह अटैच होगा उस फोर्स को हम जनरली बोलेंगे कि वह जनरली केमिकल बॉन्डिंग कहलाएगा। यानी ऐसे स्थिति में द फोर्स ऑफ विच द फोर्स